वेलकम टू आर्यन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ने वाले हैं जो आपका टॉपिक है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, जुड़िए और इस टॉपिक के बाद बात करते हैं। पर्यावरण परि प्लस आवरण शब्द से मिलकर बना हुआ है। पर्यावरण जो है हमारे परि प्लस आवरण शब्द से मिलकर बना हुआ है और जिसका अर्थ है परिवर्ती आवरण, अर्थात अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण का अर्थ है कि किसी भी जीव के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र या भाग जो जीव को क्या करे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। परि प्लस आवरण यानी कि पर्यावरण चारों ओर का जो हमारे क्षेत्र है, इसका अगर हम पर्यावरण को दो भागों में बांटें तो ये हमारे बनता है परि प्लस आवरण। यानी कि परि यानी होता है चारों ओर और आवरण जो होता है वह क्षेत्र होता है। तो हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर जो जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इसको निम्न प्रकार से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। तो जीव के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जो उन्हें घेरे हुए रहता है तथा उसकी जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इस परिवर्ती में जीव से संबंधित वे सभी तत्व, वस्तुएं, स्थितियां व दशाएं सम्मिलित है जो जीव के जीवन एवं विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। यानी कि पर्यावरण की बात करें तो दो घटक होते हैं, एक तो होता है जैविक और एक होता है अजैविक। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु तथा बृहत जीव जैसे कि जीव, जंतु और पादप आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है? मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ताप आदि घटक आते हैं। ये सभी घटक अपने कार्यों में परस्पर समन्वय द्वारा पर्यावरण को क्या करते हैं? संतुलित बनाए रखते हैं। हालांकि वर्तमान में विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों के कारण यह पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है। तो आपने देखे कि पर्यावरण दो घटकों से मिलकर बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में आपके सूक्ष्म जीव, बृहत जीव आते हैं और जलवायु, मृदा वगैरह ये आपके इसमें आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। तो वर्तमान में क्या होता है? पर्यावरणीय असंतुलन के कारण उत्पन्न अपशिष्टों का अनुचित प्रबंधन प्रमुख है, क्योंकि असंतुलन के कारण क्या हो चुके हैं? काफी सारे अपशिष्ट निर्मित होने लगे हैं और अनुपयोगी या अवांछनीय या अवांछित या फेंक दिए जाने वाले पदार्थों को हम क्या नाम देते हैं? अपशिष्ट पदार्थ नाम देते हैं, जिनका हम यूज नहीं करते हैं। आगे बात करें कितने प्रकार के होते हैं अपशिष्ट पदार्थ, तो ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठोस अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट किसे करते हैं कि जो नगर पालिका का कचरा है, औद्योगिक अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट है, ये सब कौन से कहलाते हैं? आपके ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। और उद्योगों की चिमनी एवं वाहनों से जो निकला हुआ धुआं है वह कौन से कहलाते हैं? आपके गैसीय अपशिष्ट कहलाते हैं। और वाहित मल तथा औद्योगिक रसायन तथा रंजक आदि आपके क्या कहलाते हैं? या आपके तरल अपशिष्ट कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं जैव निम्नीकृत पदार्थ क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो वातावरण में कुछ समय बाद स्वतः ही ऊष्मा या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के द्वारा क्या हो जाते हैं? नष्ट या अपघटित हो जाते हैं। स्वतः ही नष्ट या अपघटित हो जाते हैं, वह कौन से पदार्थ कहलाते हैं? जैव निम्नीकृत अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अगर बात करें तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों को वर्ज्य उपचारक संयंत्र में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निम्नीकृत तथा अपघटित कर दिया जाता है। ये पुनः स्रोतों में परिवर्तित हो सकते हैं या वापस कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि कार्बनिक कचरा है, जैसे कार्बनिक कचरा कौन कौन होता है? जूट, फल तथा सब्जियों के छिलके, मृतदेह, मल आदि, ये कौन से कचरा बोले जाते हैं? कार्बनिक कचरा बोला जाता है। वाहित मल वगैरह ये सब कैसे हैं? यह आपके जैव निम्नीकृत पदार्थ हैं। कार्बनिक अपशिष्टों या जैव निम्नीकृत पदार्थों के अपघटन से खाद एवं जैव गैस का निर्माण किया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? इससे आपके खाद या जैव गैस का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, जो क्रमशः खेतों में उर्वरक के रूप में व भोजन पकाने के रूप में प्रयुक्त होती है। आगे बात करें इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो टॉपिक है आपके जैव निम्नीकृत पदार्थों के प्रभाव। ये केवल मात्रात्मक रूप से अधिक हो जाने पर ही प्रदूषकों की भांति क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं, जब आवश्यकता से ये अधिक हो जाते हैं। ये कौन कौन से प्रभाव डालते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैव निम्नीकृत पदार्थों के अपघटन होते समय अत्यंत तीक्ष्ण दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। जैव निर्मित पदार्थ ही अपघटित होते ही क्या करते हैं? सबसे ज्यादा तीक्ष्ण दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। औद्योगिक अपशिष्टों को मृदा में दबाने से मृदा की उर्वरता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे फसल की उत्पादकता में भी क्या आती है? कम हो जाती है।
बड़ी मात्रा में इन अपशिष्टों को के एकत्रित होने के कारण इनमें रोग जनकों मक्खियां एवं मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, जो लोगों को बीमार भी कर देते हैं। आगे बात करें जल स्रोतों में ये अपशिष्ट डालने पर वे प्रदूषित हो जाते हैं। या अपशिष्टों को जल स्रोतों में डाल दिया तो वो क्या हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे तथा अनेक जल जनित रोगों के कारण बनते हैं। कई सारी जो बीमारियां होती है उनके कारण भी यह बनते हैं। आगे बात करते हैं अजैव निम्नीकृत पदार्थ। ये दूसरे टाइप्स के पदार्थ है, अर्थात वे अपशिष्ट जो सूक्ष्म जीव विकिरण, ऑक्सीकरण या रासायनिक अपघटन की प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा विघटित होकर उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित नहीं होते, जिनसे उपयोगी पदार्थ नहीं बनाए जाते हैं, कौन से कहलाते हैं, अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कांच है, प्लास्टिक है, बीएससी है, अपमार्जक, डीडीटी आदि, ये सब क्या है, आपके अजैव निम्नीकृत पदार्थ है। इन्हें संरक्षित या दृढ़ या अजैव निम्नीकृत प्रदूषक के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, ये पर्यावरण हेतु विषाक्त व हानिकारक होते हैं तथा अधिक मात्रा में एकत्रित होने पर पारितंत्र एवं जीवों हेतु प्राणघातक भी ये कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। इनमें से कुछ पर्यावरण हेतु अत्यंत हानिकारक होते हैं, जैसे कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट, कीटनाशी, भारी धातुएं जैसे कि आर्सेनिक, पारा वगैरह, लेड आदि, ये भी सभी आपके कौन से अजैविक निम्नीकृत पदार्थ है जो कि आपके पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। अब इन अजैव निम्नीकृत पदार्थों का प्रभाव क्या पड़ता है, तो अजैव निम्नीकृत अगर पदार्थों के प्रभाव देखें तो सबसे पहला प्रभाव आता है कीटनाशकों को लंबे समय तक अपघटित न होने से, क्योंकि लंबे समय तक ये क्या होते हैं, पर्यावरण में बने रहते हैं, अपघटित नहीं होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, मृदा एवं वायु में से आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, जो उसकी आहार श्रृंखला होती है पर्यावरण में, और उसमें जीवों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। रेडियोधर्मी तत्व जल में भारी धातुओं के एकत्रित होने के कारण मानव समेत सभी जीवों के लिए कैसी हो सकती है, प्राणघातक हो सकती है। नेक्स्ट आता है पॉइंट, क्या प्रभाव है, ये जल को भी क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, जिससे जलीय पारितंत्र क्या हो जाते हैं, नष्ट हो सकते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अगर हम समझे तो एक ही वातावरण में रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करेंगे। एक ही वातावरण में रहेंगे तो वो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और स्वयं भी क्या होंगे, प्रभावित होते हैं। ये जीव दूसरे जीवों के अलावा पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं, स्वयं भी प्रभावित होते हैं, तो किससे प्रभावित होते हैं, पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं। वह इस कारण वातावरण भी जीव के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी कि वातावरण और जीवों के बीच कौन सी प्रतिक्रियाएं होती रहती है, अन्योन्य क्रियाएं होती है। जीव और पर्यावरण के मध्य जो यह संबंध सरल या जटिल प्रकार का भी हो सकता है। जो यह जीव और वातावरण के मध्य जो संबंध है, यह सरल भी हो सकता है और जटिल भी हो सकता है। जीवों और पर्यावरण के मध्य होने वाले जो संबंध से जो तंत्र का निर्माण होता है, वही तंत्र क्या कहलाता है, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। और इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किसने किया, एजी टेंसले ने सन 1935 में किया था। तथा ओडम के अनुसार, ओडम ने भी इसके बारे में बताया, तो ओडम ने क्या बोला कि पारितंत्र पारिस्थितिकी की मूल इकाई है। जो पारितंत्र है वह पारिस्थितिकी की मूल इकाई है, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय और अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और यह जीवमंडल की संरचनात्मक और क्रियात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। तो इसी तरीके से हम किसके बारे में बात करते हैं, इकोसिस्टम के बारे में। अब इसके कितने प्रकार है, तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। इसे कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो पहला प्रकार हम देखते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। इस प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण स्वयं प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है। स्वयं प्रकृति अपने आप करती है, इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। और आवास के आधार पर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। पहला बात फर्स्ट आता है आपके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये जलीय एनवायरनमेंट में बनाया जाता है। तो इसमें जल में पाए जाने वाले परितंत्रों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी दो प्रकार का हो सकता है। एक तो स्वच्छ जलीय, जो आपके स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें क्या होता है, जो बहते हुए जल है, स्थिर जल के पारितंत्रों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। इसमें जैसे कौन कौन आता है, तालाब, नदी, झील, ये कौन सा कहलाता है, स्वच्छ जलीय पारितंत्र कहलाता है। दूसरा होता है समुद्री जलीय पारितंत्र। इसमें समुद्र तटीय भाग तथा ज्वारीय भागों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो ये कौन सा कहलाता है, समुद्री जलीय पारितंत्र कहलाता है। नेक्स्ट आता है स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र के बाद दूसरा आता है स्थलीय पारितंत्र। ये भी कितने प्रकार का होता है, घास में बने तो घास वाला, मरुस्थल, वन, किसी में भी बन सकता है, अलग अलग। तो पहले बात करते हैं घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा होता है मरुस्थल का पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा होता है वन का पारिस्थितिकी तंत्र। ये कौन से कहलाते हैं, स्थलीय पारितंत्र कहलाता है। नेक्स्ट आता है
वो हमने प्राकृतिक पढ़ा। दूसरे नंबर का है कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। इस प्रकार के जो पारितंत्र का निर्माण कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा ही किया जाता है और इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का नियमन प्राकृतिक संतुलन के विरुद्ध जाकर किया जाता है, क्योंकि मानव द्वारा किया जाता है तो प्राकृतिक संतुलन के अपोजिट विरुद्ध जाकर किया जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख उदाहरण जैसे धान गेहूं आदि के खेत, जल जीवशाला आदि इसी में आते हैं। आगे बात करते हैं इसके घटक कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारितंत्र का निर्माण अनेक प्रकार के जैविक कारकों, भौतिक व रासायनिक कारकों, पादपों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों के मिलने से होता है। इन सभी के मिलने से किसका निर्माण होता है? पारितंत्र का। ये सभी घटक मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं जिसे क्या नाम दे देते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इस आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण दो घटकों के मिलने से होता है। ये कौन कौन से घटक है? अजैविक घटक और जैविक घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से मिलने से होता है। आगे बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके जैविक घटक कौन कौन से हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सजीवों को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है, जिसमें पादप, जंतु, जीवाणु आदि सब कुछ आते हैं आदि। इनका पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान भी होता है। पोषण के आधार पर जैविक घटकों को भी कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में। एक होता है स्वपोषी घटक या उत्पादक जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, ऐसे सभी जीव जो अपने पोषण के लिए सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जीव क्या करते हैं? जो सरल अकार्बनिक पदार्थ है उससे किसका निर्माण कर लेते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। यह स्वपोषी जीव या उत्पादक कहलाते हैं। जो सरल अकार्बनिक पदार्थ से जो जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं यह स्वपोषी जीव या उत्पादक कहलाते हैं। ये घटक सूर्य के प्रकाश ऊर्जा की सहायता से क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 जल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज यानी कि भोजन का एवं ऑक्सीजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं और अपना भोजन जब स्वयं बनाते हैं तो इन्हें स्वपोषी घटक या उत्पादक के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? समस्त हरे पादप आते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आते हैं तथा साइनोबैक्टीरिया, ये सभी नॉस्टॉक वगैरह आते हैं। स्वपोषी द्वारा निर्मित पदार्थों का उपयोग अन्य सभी जीव परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अपने भोजन प्राप्ति के लिए करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं विषमपोषी घटक या उपभोक्ता, कंज्यूमर जिसे हम बोलते हैं। तो ये भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे जीव जो स्वपोषी घटकों द्वारा निर्मित भोजन से अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि वे स्वयं अपने लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये दूसरों पर क्या होते हैं बच्चों? निर्भर होते हैं। तो विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे खरगोश, चूहा, मेंढक, शेर, मनुष्य आदि ये सब कैसे हैं? विषमपोषी है। ये जीव या तो पादपों से प्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। तो दूसरे पर जो डिपेंड होते हैं वह विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी जीवों को उनके पोषण की विधि के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर जिसे हम बोलते हैं प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, ये किस पे निर्भर होते हैं? यह उत्पादक पे निर्भर होते हैं। तो वे जीव जो अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं कौन से कहलाते हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें इन जीवों को क्या कहते हैं? शाकाहारी भी कहते हैं, क्योंकि पादपों को ग्रहण करते हैं और पादपों का भक्षण भी करते हैं। पादपों के विभिन्न भागों का भक्षण करते हैं, जैसे कीट, चूहे, हिरन, खरगोश, चिड़िया, बकरी आदि प्राथमिक उपभोक्ता के कुछ आपके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। इनकी बात करें तो ऐसे जीव आते हैं जो शाकाहारी पर भोजन के लिए क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं, यानी कि शिकार। ऐसे जीव जो शाकाहारी जंतुओं का क्या करते हैं? शिकार करके अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता या प्राथमिक स्तर के मांसाहारी भी कहलाते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? पक्षी, बिल्ली, कुत्ता, मेंढक, लोमड़ी, सर्प, भेड़िया आदि। इसी में एक आता है आपके ये अपमार्जक, यानी कि ये जो अपमार्जक होते हैं ये बड़े जीव, यानी कि वे बड़े जीव जो जंतुओं की मृत देह को खाते हैं, जो मृत शरीर को ग्रहण करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं, जैसे गिद्ध, चील आदि। और नेक्स्ट आता है परभक्षी, यानी कि वे जीव जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? परभक्षी। यानी कि वे बड़े जीव, अपमार्जक तो कौन है? वे बड़े जीव जो जंतुओं की मृत देह को खाते हैं, जो मृत होने के बाद खाते हैं। लेकिन परभक्षी कौन है? जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, वो क्या कहलाता है? परभक्षी कहलाता है, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, सर्प आदि। तीसरा आता है टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता।
वे विषम पोषी जीव जो पादपों जंतुओं दोनों से पोषण प्राप्त करते हैं, ये पादपों से भी करते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, अर्थात तृतीय श्रेणी उपभोक्ता या द्वितीयक मांसाहारी भी कहलाते हैं, ये सर्वाहारी भी कहलाते हैं। इनमें सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं, जैसे मानव, भालू आदि। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर के आता है आपके सूक्ष्म उपभोक्ता या मृतोपजीवी या अपघटक। ये जीव क्या होते हैं? मृत शरीर के जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को, जो मृत शरीर का जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको किसमें तोड़ देते हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं। तो ये जीव क्या करते हैं? मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। तो वे जीव जो मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में चेंज कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? अपघटक। जैसे कि जीवाणु, कवक आदि। ये पादप और जंतुओं में संचित कार्बनिक पदार्थों को पुनः वातावरण में लौटाने का कार्य करते हैं। यानी कि ये जो अपघटक होते हैं पादप और जंतुओं में जो कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं? पुनः वातावरण में लौटाने का कार्य करते हैं। और वातावरण में लौटे अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थों को उत्पादकों द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ये चक्र के रूप में काम करेंगे। तो उत्पादकों के द्वारा क्या कर लिया जाता है? ये जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है इनको उत्पादक के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और अपघटक को परिवर्तक भी कहा जाता है क्योंकि ये चेंज करते हैं। अपघटक को क्या कहता है? परिवर्तक भी कहते हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें बदल रहे हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल रहे हैं, इसलिए इन्हें परिवर्तक भी कहते हैं। अतः परितंत्र में यह तत्वों के पुनः चक्रण एवं अपशिष्टों के निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में बात की? सूक्ष्म उपभोक्ता। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कौन कौन से। ये तो हमने बात की जैविक घटकों की, अब होते हैं अजैविक घटक। उसमें सभी निर्जीव पदार्थ सम्मिलित है। ये पारितंत्र में जीवों की विविधता एवं संख्या को प्रभावित करते हैं। पारितंत्र के भौतिक घटक किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जैविक घटकों की संख्या का क्या करते हैं? नियमन करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें पहले प्रकाश। पादपों के लिए सूर्य ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है जिसका उपयोग पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। अतः प्रकाश की आवश्यकता के अनुसार पादपों का प्रकाश रागी या छाया रागी वर्गों में रखा जाता है। तो प्रकाश की अकॉर्डिंग इसको पादपों को किस में रखा गया? प्रकाश रागी या छाया रागी में भी रखा गया है। दूसरा कारक आता है आपके तापमान। अजैविक घटक जो है तापमान। तापमान की बात करें तो तापमान पादप और जीवों में अनेक आकार की विविधता के कारण होता है। पादपों में दिन और रात के तापों में जो तापमान है उनमें अंतर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तापकालिता कहते हैं। तो तापकालिता किसे कहते हैं? कि पादपों में दिन और रात में जो ताप में अंतर आता है वह क्रिया क्या कहलाती है? आपके तापकालिता कहलाती है। ताप के आधार पर पादपों को 4 वर्गों में बांटा। एक तो महातापी, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन किस में आते हैं? महातापी में। दूसरा मध्यतापी, इसमें कौन से आते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के पादप आते हैं। तीसरा होता है न्यूनतापी, इसमें अर्थात इसमें मिश्रित शंकु वर्षी वर्ण आते हैं। और चौथा होता है अति न्यूनतापी, इसमें उच्च पर्वतीय वनस्पति के विभाजित पादप आते हैं। इनमें 4 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है तापमान के आधार पर। महातापी, मध्यतापी, न्यूनतापी और अति न्यूनतापी। आगे नेक्स्ट कारक की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कारक आता है आपके जल। जल की बात करें तो जंतुओं और पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए जल की प्राप्ति पर ही निर्भर करता है। यानी जंतु और पादपों में जो वृद्धि होती है और विकास होता है यह किस पर निर्भर करता है? जल की प्राप्ति पर ही निर्भर करता है। पृथ्वी पर उपस्थित जल का अधिकांश भाग हमें किससे प्राप्त होता है? वर्षा से प्राप्त होता है। अधिकांश भाग हमें किससे प्राप्त होता है? वर्षा से प्राप्त होता है। अतः जल की प्राप्ति के आधार पर पादपों को जलोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद एवं लवणोद्भिद 4 भागों में बांटा गया। किस किस भागों में? जलोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद और लवणोद्भिद। इन 4 भागों में किसे बांटा गया है? पादपों को बांटा गया है। वायु के आधार पर बात करें तो तेज वायु मृदा अपरदन, अधिक वाष्पोत्सर्जन व वाष्पीकरण व वर्षा के टूटने का क्या होती है? प्रमुख कारण होती है। वायु परागण तथा फलों व बीजों के प्रकीर्णन में भी सहायक होती है। तो जो वायु होती है आपके परागण में फलों और बीजों के प्रकीर्णन में भी क्या होती है? सहायक होती है। नेक्स्ट कारक आता है वायुमंडलीय गैसें। अजैविक घटक है। तो पृथ्वी में जो गैसीय के आवरण में ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। CO2 कितनी है? 0.03% है। नाइट्रोजन कितनी है? 79% है। सूक्ष्म मात्रा में हाइड्रोजन तथा अनेक प्रकार की निष्क्रिय गैसें उपस्थित होती है जो विभिन्न जैविक क्रियाओं हेतु क्या होती है? आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन। खाद्य श्रृंखला की बात करें तो फूड चेन क्या होती है? देखो बच्चों, पारिस्थितिकी में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है जैविक घटक, एक जीव जो पोषी स्तर है वो दूसरे पोषी स्तर पर भोजन के लिए क्या होता है? निर्भरता प्रदर्शित करता है, जिससे एक श्रृंखला बन जाती है, एक चेन बन जाती है। और इसी चेन को हम क्या नाम देते हैं? खाद्य श्रृंखला। जैसे कि देखो आप ये देखो, घास है,
घास या वृक्ष है, इस वृक्ष को किसने खाया? हिरण ने खाया। हिरण को किसने खाया? टाइगर या शेर ने खाया। तो ये एक श्रृंखला बन गई है पोषक स्तर के आधार पर। तो यही श्रृंखला क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं? परस्पर जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला बना देते हैं, और यही श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे प्रकृति में उपस्थित एक साधारण खाद्य श्रृंखला नीचे दी गई है। जैसे है यह आपके घास है, घास को किसने खाया? टिड्डे ने। टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया? सांप ने। सांप को किसने खाया? बाज ने। तो ये भी एक क्या बन गई? श्रृंखला बन गई। तो यह श्रृंखला कौन सी कहलाती है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। पोषक स्तर। ये बच्चों अलग अलग पोषक स्तर होते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि पहले घास को किसने खाया? टिड्डे ने। तो घास पे कौन सा पोषक स्तर हो गया? प्राथमिक पोषक स्तर। टिड्डा कौन सी हो गया? द्वितीयक पोषक स्तर। उसको किसने खाया? मेंढक ने। तो मेंढक कौन सा हो गया? तृतीयक पोषक स्तर। तो अलग अलग पोषक स्तर होते हैं इसके आधार पर। तो देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है पोषक स्तर में पढ़ते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रभाव विभिन्न पदों या स्तरों के द्वारा होता है। इन पदों या स्तरों को पोषक स्तर कहा जाता है। इन पदों या स्तरों को क्या कहा जाता है? पोषक स्तर। या निम्न प्रकार से हम परिभाषित भी कर सकते हैं खाद्य श्रृंखला को। कैसे? पारितंत्र के जैविक घटकों का ऊर्जा, पोषण या भोजन के आधार पर एक दिशीय सरल अंतर संबंध ही क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो किसके आधार पर रखा उन्होंने? ऊर्जा, पोषण व भोजन के आधार पर एक जो श्रृंखला बनती है, अंतर संबंध बनता है, वो खाद्य श्रृंखला कहलाता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। तो सबसे पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता की ओर होता है। तो यह जीवों के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता था। किसी भी पारितंत्र में हरे पादप सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं और इसकी कुछ मात्रा को संचित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पोषक स्तर के बारे में। जब कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को संचित कर लेते हैं, तत्पश्चात उन्हें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता ग्रहण करते हैं, सीधे ही पादपों से अपने भोजन की प्राप्ति कर लेते हैं। एवं फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से कौन करेगा? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कर लेंगे, और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर अपने भोजन की प्राप्ति कर लेते हैं। फिर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता भी क्या करेंगे? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से भोजन प्राप्ति कर लेंगे। यानी कि इस तरीके से ये श्रृंखला बनती रहेगी, और लास्ट में जो होगा उपभोक्ताओं के नष्ट होने पर उन्हें क्या करेंगे? अपघटक ग्रहण कर लेंगे। इन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों से किसमें बदल देंगे? अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है आगे की ओर। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा? पोषक स्तर के बारे में। जैसे कि दे रखा है पहले उत्पादक, इनको ग्रहण किसने किया? प्राथमिक उपभोक्ता ने। प्राथमिक को किसने किया? द्वितीयक ने। द्वितीयक को किसने किया? तृतीयक ने। और जब ये नष्ट हो जाएगा तो इन्हें कौन ग्रहण कर लेते हैं? अपघटक ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरीके से श्रृंखला चलती रहती है। तो वे पदार्थ पादपों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में भोजन के स्थानांतरण के कारण एक श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? खाद्य श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं कि कई प्रकार की होती है खाद्य श्रृंखला। तो टॉपिक आता है खाद्य श्रृंखला के प्रकार। तो ये दो प्रकार की मानते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं स्थलीय। यह स्थल में पाए जाने वाली खाद्य श्रृंखला है। जैसे घास, घास को किसने खाया? टिड्डे ने। टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक को सांप ने, और सांप ने गिद्ध ने। तो स्थलीय पे चल रही है, तो ये कौन सी श्रृंखला हो गई? स्थलीय। जलीय पारितंत्र में जो चलती है वो कौन सी खाद्य श्रृंखला कहलाती है? वो जलीय। जैसे पादप प्लवक को जंतु प्लवक ने। जंतु प्लवक को किसने खाया? छोटी मछली ने। छोटी मछली को किसने खाया? बड़ी मछली ने। तो ये जो जल पारितंत्र में जो श्रृंखला बनी, ये जलीय खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अब इसका महत्व क्या है? तो टॉपिक आता है खाद्य श्रृंखला का महत्व। खाद्य श्रृंखला का हमारे कई महत्व है, देखते हैं क्या क्या है। खाद्य श्रृंखला जीवों में ऊर्जा, पदार्थों और पोषक तत्वों के स्थानांतरण से संबंधित होती है। खाद्य श्रृंखला में के जीव जो होते हैं एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण के वाहक की भांति कार्य करते हैं। खाद्य श्रृंखला की जानकारी पारितंत्र में भोजन संबंधों के साथ साथ जीवों के अंतर संबंधों को भी समझाने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त यह विषाक्त पदार्थों के जीवों में परिवहन तथा पारितंत्र में जैविक आवर्धन से संबंधित समस्याओं को समझाने में भी सहायक होती है। तो ये सारे किसके महत्व है? यह आपके खाद्य श्रृंखला के महत्व है। नेक्स्ट आता है खाद्य जाल। देखो बच्चों, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? ये एक चेन बनती है, लेकिन एक श्रृंखला अगर मान लो किसी पोषक स्तर को हटा दिया जाए तो खाद्य श्रृंखला क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो इसका के लिए क्या निवारण किया गया? इसका ये निवारण किया गया कि दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ मिला दिया गया, जिससे एक जटिल संरचना बन गई, जिसे क्या नाम दिया? खाद्य जाल। क्योंकि जितनी जटिल खाद्य जाल होगा उतना ही वो कैसा होगा? स्थायी होगा। तो वही बात है कि अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर क्या निर्माण करती है? अंतर संबंधों का फलस्वरूप एक जाल के भांति दिखाई देती है, जिसे जटिल अंतर संबंधी के जाल को हम क्या नाम देते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। तो जो जटिल संरचना बनती है दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं के मिलाने से, वह क्या कहलाती है? खाद्य जाल। यह जीवों के समुदायों के मध्य संबंधों को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं।
इस जाल में क्या होता है, एक प्राणी को खाने वाले कई परभक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने कहा ना, कई भक्षी उत्पन्न हो जाएंगे कि एक को कोई दूसरा भी ग्रहण कर सकता है। कोई पोषक स्तर हट भी जाए तो उससे खाद्य श्रृंखला टूटती नहीं है। तो कई परभक्षी उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात यहाँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि जिस पारितंत्र का खाद्य जाल जितना अधिक जटिल होगा वह उतना ही अधिक स्थिर होगा, क्योंकि इस प्रकार के जाल में यदि कोई एक पोषक स्तर प्रजाति रोगग्रस्त या लुप्त हो जाती है तो उस पर आश्रित परभक्षी का जीवन संकट में नहीं पड़ेगा और उसके पास आहार के कई और विकल्प भी उपस्थित होंगे जो उससे जीवित रहेंगे। तो वही बात आती है कि कोई एक पोषक स्तर हट भी जाता है तो वो खाद्य श्रृंखला प्रभावित नहीं होती है। और इसमें देखते हैं, अतः पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव का एक विशेष स्थान होता है। जैसे ये देखो कई श्रृंखला बन रही है, ये वाली है एक श्रृंखला आपके, एक श्रृंखला ये वाली है, घास को किसने खाया, ये टिड्डे ने, टिड्डे को किसने खाया, मेंढक ने सांप को इधर बाज आ गया, बाज अगर ये आ गया तो इधर उल्लू आ गया। तो कई श्रृंखलाएं बन रही है इसमें। तो ये कई श्रृंखलाएं आपस में ज्वाइंट हो गई और ये कि जटिल जाल बना लिया है। तो यह जाल क्या कहलाता है, आपके खाद्य जाल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा प्रवाह। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल, हमें सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग की क्षमता केवल उत्पादकों में ही होती है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर इससे संचित कर लेते हैं। इस संचित कार्बनिक पदार्थ का उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। उत्पादक को कौन खाता है, उपभोक्ता, तो उनके द्वारा उसका यूज किया जाएगा, जिससे प्राप्त ऊर्जा उन्हें गतिमान बनाए रखती है। इस प्रकार भोजन ऊर्जा का स्रोत न होकर वास्तव में ऊर्जा प्रवाह का एक माध्यम है। अर्थात हरे पादपों को खाकर शाकाहारी जीव प्राप्त करते हैं, फिर उन शाकाहारियों को जीवों को विभिन्न मांसाहारी जीव खा लिया जाता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। जैसे घास को किसने खाया, टिड्डे को किसने खाया, मेंढक। तो एक प्रकार से अलग अलग जो पोषक स्तर है, इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है और जिसे हम क्या नाम देते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण होने की क्रिया को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न पोषक स्तरों के मध्य ऊर्जा प्रवाह की एक दिशीय होता है, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है, एक दिशीय होता है। और जो ऊर्जा प्रवाह उष्मा गति के प्रथम और द्वितीय नियम का भी अनुपालना करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आया, इसे किसने ग्रहण किया, उत्पादक ने। भोजन बनाया, इसे किसने खाया, शाकाहारी ने। शाकाहारी को किसने खाया, मांसाहारी ने। मांसाहारी को किसने खाया, शीर्ष मांसाहारी ने। तो अब बात करते हैं उष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार। प्रथम नियम के अनुसार बात करें तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊष्मा गति का कौन सा नियम कहलाता है, प्रथम नियम। और द्वितीय नियम क्या कहता है, जब ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है तो ऊर्जा का अधिकांश मात्रा या ऊर्जा का अधिकांश भाग उष्मा या ताप के रूप में क्या हो जाता है, वातावरण में मुक्त हो जाता है। और यही क्या कहलाता है, उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम कहलाता है। एक और बात याद रखना बच्चों कि जब एक पोषक स्तर को दूसरा पोषक स्तर ग्रहण करता है तो 90% ऊर्जा कहां चली जाती है, वातावरण में। केवल 10% ऊर्जा ही है जो कि अगले पोषक स्तर में जाती है। इसलिए इस नियम को हमने 10% का नियम भी नाम दिया है। जैसे देखते हैं, स्थलीय पारितंत्र में हरे पादपों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए लिंडमान एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया, ऊर्जा का 10% का नियम दिया, जिसके अनुसार किसी पारितंत्र में ऊर्जा का एक जीव या पोषक स्तर दूसरे जीव या पोषक स्तर में केवल 10% भाग ही स्थानांतरित करता है। शेष 90% भाग जीवों द्वारा अपने स्वयं के विभिन्न क्रियाकलापों जैसे उत्सर्जन, श्वसन आदि में व्यर्थ हो जाता है। हरे पादप या उत्पादक प्रत्येक ऊर्जा प्रवाह के प्रक्रम को प्रारंभिक चरण में होते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है, यदि सूर्य 10,000 जूल ऊर्जा पादपों पर ही पड़ती है, यदि सूर्य की 10,000 जूल ऊर्जा पादपों पर पड़ती है तो पादप इस कुल ऊर्जा का केवल 1% भाग ही रासायनिक ऊर्जा के रूप में लेंगे। अर्थात पादपों को केवल 100 जूल ऊर्जा ही क्या होगी, उपलब्ध होगी। शेष ऊर्जा वातावरण में परिवर्तित हो जाती है। और लिंडमान के 10% नियम के अनुसार प्राथमिक उपभोक्ता स्तर पर 100 जूल का केवल 10% यानी कि 10 जूल ऊर्जा ही पहुंच पाएगी। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। शेष ऊर्जा का क्या लिया जाता है, उष्मा के रूप में वातावरण में या उपापचय क्रियाओं के रूप में क्षय हो जाता है। अब 10 जूल ऊर्जा का 10% यानी कि आगे जब जाएगी तो उसका कितना बच गया, 1 जूल द्वितीय उपभोक्ता को ही उपलब्ध होगा और शेष ऊर्जा का क्षय हो जाएगा। यही प्रक्रम तृतीय उपभोक्ता के साथ भी चलेगा। और
यही क्रम चलेगा और उसे 0.1 जूल ऊर्जा ही क्या होगी, उपलब्ध होगी, यानी कि 10% ऊर्जा ही क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई खाद्य श्रृंखला जितनी अधिक लंबी होगी, सर्वोच्च उपभोक्ता तक उतनी ही कम ऊर्जा प्राप्त होगी। इसलिए खाद्य श्रृंखला को कैसे बनाया जाता है, छोटी बनाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, जैविक आवर्धन एवं जैव आवर्धन क्या होता है, बात करते हैं। प्रायतः हम देखते हैं, प्रायः वर्षा काल में कृषि में प्रयुक्त रसायन, उर्वरक और अनेक भारी धातुएं जल के साथ बहकर जल स्रोतों में आ जाते हैं। बिल्कुल, यह अक्षयकारी तत्व जल स्रोतों से पारितंत्रिकी खाद्य श्रृंखला में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और इन्हें हानिकारक जैव निम्नीकृत तत्वों के खाद्य श्रृंखला में निरंतर ऊपर की ओर बढ़ने पर क्रमिक तौर पर जीवों में इनकी सांद्रता का स्तर बढ़ जाता है। जैसे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे और यह सांद्रता के स्तर क्या हो जाएगा, इनका बढ़ जाएगा, तथा इस घटना को ही हम क्या नाम दे देते हैं, जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन देते हैं। जब ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो ये आगे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं और यही घटना क्या कहलाती है, जो सांद्रता के स्तर को बढ़ाती है, जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन कहलाती है। इन हानिकारक तत्वों की सांद्रता खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर में कितनी मानी गई है, नगण्य, किंतु सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुंचने तक इनकी सांद्रता क्या बढ़ गई, 100 गुना हो गई, क्योंकि वृद्धि हो गई। उसी जीव के लिए अत्यंत हानिकारक होती है, जिनका सर्वोत्तम उदाहरण कीटनाशक जैसे डीडीटी तथा बीएससी का तालाब से बास तक पहुंचना, क्योंकि तालाब है आपके जलीय पारितंत्र में और शीर्ष उपभोक्ता कौन हो गया, बाज हो गया, तो वहां तक पहुंचना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये रसायन जीव में के वसीय ऊतक में स्वांगीकृत हो जाते हैं। इन रसायनों के कारण जीव की प्रजनन दर, आयु, कैल्शियम उपापचय इधर से जिनके कारण अंड कवच बनते हैं, प्रभावित होते हैं। ये सारी क्रिया, ये सारे भाग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इस कारण अंड कवच पतले रह जाते हैं तथा शिशु अपरिपक्व अवस्था में ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और ये रसायन पादपों में भी स्वांगीकृत होकर फल, अनाज तथा अन्य सब्जियों के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो भी पदार्थ है, जो अजैविक, ये जो जैविक आवर्धन पदार्थ है, यह हमारे भी को क्या करते हैं, मानव को हानि पहुंचाते हैं और खाद्य श्रृंखला में पहुंचकर उसको भी क्या करते हैं, यह नुकसान पहुंचाते हैं। आगे बात करते हैं मानव का प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। बात करें, मानव प्रकृति का सबसे बुद्धिमानी प्राणी है, बिल्कुल है, जिसके क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण पर वृहत स्तरीय प्रभाव पड़ता है, काफी लार्ज स्टेज पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन, औद्योगिक विकास, वनोन्मूलन, जनसंख्या वृद्धि आदि मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरण को बहुत अधिक प्रदूषित और असंतुलित कर रहे हैं और इन मानवीय क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं निम्न है। कौन कौन सी है, जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले पर्यावरणीय समस्या ओजोन परत अपक्षय। ओजोन परत अपक्षय है, यह हमारी ओजोन परत जो है, यह हमारी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है और हम तक पहुंचने तक रोकती है। लेकिन हाल ही में इसमें कुछ छिद्र देखा गया है, यानी कि इसकी सतह अंटार्कटिका के पास पतली देखी गई है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, वायुमंडल में भू सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल, जो 50 किलोमीटर दूर है, ऊपर है, समताप मंडल में ओजोन गैस का एक सघन स्तर पाया गया है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह गैसीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है, यानी कि उसको अवशोषित कर, परावर्तित कर जैवमंडल की क्या करती है, सुरक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर निरंतर ऑक्सीजन व ऑक्सीजन मुक्त मूलक में विघटित एवं संगठित होती रहती है, जिसके कारण ओजोन O3 ओजोन की पर सांद्रता नियत बनी रहती है। तो पहले ओजोन जो होता है, ऑक्सीजन होता है, ये पराबैंगनी किरणें के कारण O+ ऑक्सीजन परमाणु में टूटता है और ये आगे जाकर किसका O3 जो होता है, ओजोन होता है, यह भी विघटित होता है और किसमें टूट जाता है, ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन परमाणु में विघटित हो जाता है। तो इस तरीके से यह ओजोन परत बनती है। आगे बात करते हैं, समताप मंडल में 1980 से प्राण रक्षक ओजोन की परत पतली होती जा रही है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, ओजोन छिद्र दे दिया। इसका मुख्य कारण मानव द्वारा CFCS यानी का अत्यधिक उपयोग है। CFCS का अत्यधिक उपयोग होने के कारण यह हमारे लिए कैसी हो रही है, प्राणघातक भी हो रही है। और इनमें जो फ्रेओन सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, इनमें फ्रेओन सबसे अधिक घातक है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, जिनका उपयोग जो होता है प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट या सोफों में काम आने वाली फोम या एरोसोल स्प्रे में किया जाता है। अगर आगे बात करें, वायुमंडल में CFC अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा विघटित होकर क्लोरीन अणु उत्पन्न करते हैं। जो ये CFC है, यह पराबैंगनी किरणों से
विघटित होकर क्या करते हैं, क्लोरीन अणु उत्पन्न करते हैं। और ये क्लोरीन अणु जो है ऑक्सीजन O3 से, ओजोन गैस से क्रिया करके तीव्रता से इसको क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। और इसका जीवन काल लगभग 80 से 140 वर्ष होता है। एवं प्रायः एक क्लोरीन अणु 1 लाख ओजोन अणुओं को विघटित कर देते हैं। मतलब एक क्लोरीन अणु जो है 1 लाख ओजोन अणुओं को क्या कर देते हैं बच्चों, विघटित कर देते हैं। तो CFC के अतिरिक्त ओजोन परत के अपक्षय में कार्बन टेट्रा क्लोराइड जैसे CCl4 एवं अन्य हैलोजन गैस, क्लोरोफॉर्म, विरंजकों, जेट विमान से निकलनी नाइट्रिक ऑक्साइड आदि का भी प्रमुख योगदान होता है। यानी कि CFC के अलावा ये हानिकारक जो गैसें हैं ये भी क्या करती है, ओजोन परत अपक्षय में सहायक होती है। विश्व की सर्वाधिक पतली ओजोन परत अंटार्कटिका पर पाई जाती है। ओजोन की परत की मोटाई जो है डॉप्सन यूनिट में या डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई लगभग 0.3 pm या 330 DU या डॉप्सन यूनिट होती है। आगे बात करें ओजोन परत अपक्षय के क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखो बच्चों इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो इसके प्रभाव जो है मानव, पादप और जंतुओं तीनों पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव पर प्रभाव। मानव पर प्रभाव की बात करते हैं तो अल्ट्रावायलेट किरणों से उत्परिवर्तन के कारण त्वचा की कोशिकाओं में विभाजन से, कोशिकाएं जो होती है त्वचा की, उनमें विभाजन में तेजी से वृद्धि होती है और जिससे विकृतियां, जलन, त्वचा कैंसर आदि रोग क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण नेत्रों में मोतियाबिंद भी उत्पन्न हो जाता है जिसके द्वारा अंधापन भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जीर्णता, गंजापन, बालों का उम्र में सफेद होना, अनुवांशिक विकार एवं प्रोटीन विकृति अल्ट्रावायलेट किरणों के सामान्य दुष्प्रभाव है। तो मानव पर इस तरीके से ये जो है ओजोन परत अपक्षय के प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा आता है पादपों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट जो पड़ता है पादपों पे ओजोन परत अपक्षय का कृषि, वन और प्राकृतिक पारितंत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अल्ट्रावायलेट किरणों की मात्रा के बढ़ने से संसार की अधिकांश फसलें क्या हुई है बच्चों, प्रभावित हो गई है, जिनसे उनकी उत्पादकता, प्रकाश संश्लेषण तथा पुष्पीकरण में क्या आ गई है, कमी आ जाती है। आगे बात करें तीसरा किस पे प्रभाव, जंतुओं पर प्रभाव। अगर इस पे बात करें तो जंतुओं पे प्रभाव, तो घरेलू जानवरों अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा नेत्र संबंधी रोग तथा त्वचा कैंसर होते हैं। समुद्री जीवों की प्रजातियां अंटार्कटिका ओजोन छिद्र के कारण पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हुई है। इनकी संख्या में कमी खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करती है और हमारे जल स्रोतों में उपस्थित मछलियों की संख्या में आई कमी मछली व्यवसाय और भोजन हेतु मछलियों के उपयोग पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तो ये जो है अल्ट्रावायलेट किरणें, यह क्या करती है, जलीय पारितंत्र को प्रभावित करती है, जिससे वहां की मछलियों में क्या होता है, कमी आती है, जो मछलियों व्यवसाय और भोजन हेतु मछली के उपयोग पर हानिकारक क्या करती है, प्रभाव भी डालती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका नियंत्रण कैसे किया जाए। तो ओजोन परत के अपक्षय का नियंत्रण के बारे में बात करें तो ओजोन परत का जो है अपक्षय को कम करने हेतु पर्यावरण हितैषी CFC विहीन फ्रिज तथा वातानुकूलन का उपयोग करना चाहिए, जो है CFC से विहीन हो। तथा 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए यूरोप के वियना में वैश्विक संगोष्ठी हुई तथा 16 सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुए वैश्विक समझौते या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 46 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें वायुमंडल में ओजोन के स्तर को 1986 तक के स्तर पर लाना तय किया गया। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना 16 सितंबर 1987 में कनाडा में हुआ था, मॉन्ट्रियल शहर में, जिसमें क्या किया गया, ओजोन परत अपक्षय को रोकने का कार्य किया गया था। उस पर जो है उस पर चर्चा की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने का घोषित किया गया। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें इन सभी बातों को क्या रखा गया, चर्चा में रखा गया और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं ठोस अपशिष्ट तथा इसका प्रबंधन कैसे करते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के कारण जैसे कि दैनिक जीवन में बेकार समझकर फेंकी गई ठोस वस्तुएं ठोस अपशिष्ट कहलाती है। जो ठोस वस्तुएं होती है अपशिष्ट कहलाती है। रद्दी, कागज, पॉलीथीन, पैकिंग बॉक्स तथा पेपर, रबड़ और धातु के बेकार टुकड़े, बेकार प्लास्टिक, टूटे चीनी, मिट्टी तथा कांच के बर्तन, फलों तथा सब्जियों के छिलके, फटे पुराने वस्त्र, बेकार चमड़ा, घरों का बेकार तथा टूटा फूटा सामान आदि ठोस अपशिष्ट के सामान्य उदाहरण है। ये जितने भी ठोस अपशिष्ट है सभी इसी का उदाहरण है। नगरीकरण, विकास, पाश्चात्य
पाश्चात्य संस्कृति तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रतिदिन शहरों में लाखों टन ठोस अपशिष्ट पदार्थों का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। अब इनका निस्तारण कैसे किया जाता है, तो ठोस अपशिष्ट निस्तारण की कई विधियां हैं। देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। ये हमारा टॉपिक है, ठोस अपशिष्ट निस्तारण की विधियां। तो इसके कारण, ठोस अपशिष्ट के कारण जल व भूमि प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि ठोस अपशिष्ट है, तथा अनेक संक्रामक बीमारियां भी उत्पन्न होती है। इस कारण अनेक उचित निस्तारण आवश्यक है। वर्तमान में ठोस अपशिष्ट के नियंत्रण के लिए 3R अर्थात अपशिष्ट के उत्पादन में कमी लाना। क्या है 3R का मतलब, अर्थात अपशिष्ट के उत्पादन में कमी लाना, पुरानी वस्तुओं को पुनः उपयोग में करना। पहले R का मतलब है अपशिष्ट के उत्पादन में कमी लाना, दूसरा है कि पुराने अपशिष्ट वस्तुओं को क्या करना, पुनः उपयोग करना, तथा तीसरा है पुनः चक्रण तकनीक के उपयोग से बढ़ावा देना, ताकि ठोस पदार्थों का क्या किया जा सके, निस्तारण किया जा सके। इसके लिए कई विधियां अपनाई जाती है, जैसे पुनः चक्रण, जैसे रिसाइकलिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, पुनः उपयोग में आ सकने वाले अपशिष्टों का अन्य पदार्थों के कच्चे माल के लिए उपयोग में लिया जाता है, उनका पुनः उपयोग में किया जा सकता है। जैसे लकड़ी, लोहा एवं अन्य धातुएं, कागज, रबड़ आदि, इन्हें क्या किया जाता है, तो इसमें पुनः चक्रण में यूज किया जाता है। दूसरा आता है आपके कंपोस्टिंग। जो कंपोस्टिंग है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है बच्चों, असंक्रामक जैव निम्नीकृत अपशिष्टों जैसे घरेलू कचरा, चमड़ा, पादप अपशिष्ट आदि का उपयोग भूमि में दबाकर क्या कर दिया जाता है, खाद के निर्माण में किया जाता है। तीसरा आता है सैनिटरी लैंडफिलिंग। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो शहर से दूर बंजर भूमि है, वहां पर विशाल बहुमंजिला गड्ढे खोदकर उनमें क्या कर दिया जाता है, अपशिष्ट को भर दिया जाता है, और महानगरों में अपशिष्ट के निस्तारण में यह तकनीक उपयोग में ली जाती है। यहाँ गड्ढे आस्तरित होते हैं तथा लीचिंग के निकास की उचित व्यवस्था होती है। तो सैनिटरी लैंडफिलिंग के द्वारा भी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का क्या किया जाता है, अपक्षय यानी कि उनका निस्तारण किया जाता है। नेक्स्ट आता है दहन। इस तकनीक में अपशिष्टों को उच्च ताप पर क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। यह तकनीक संक्रामक व विषाक्त अपशिष्टों के लिए उपयुक्त है। यह दो प्रकार से होती है। एक होता है भस्मीकरण, इसमें टेम्परेचर कितना यूज किया जाता है, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम पर क्या किया जाता है, लेकिन किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अवशिष्ट है उनको इस तापक्रम पर जलाया जाता है। इसमें अत्यधिक वायु प्रदूषित हानिकारक गैसें उत्सर्जित भी होती है। नेक्स्ट होता है पायरोलाइसिस। यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है यहाँ पर, अनुपस्थिति, और अपशिष्ट को कम ताप 600 से 800 डिग्री सेल्सियस पर बंद कक्ष में क्या कर दिया जाता है, जलाया जाता है। तीसरा है वाहित मल उपचार। इसमें बात करें तो महानगरों के वाहित मल को नदियों, जल स्रोतों में डालने से पूर्व पुनः उपयोग में लाने से पहले वाहित मल उपचार संयंत्र एसटीपी में उपचारित किया जाता है। यानी कि वाहित मल उपचार संयंत्र लगाए जाते हैं, जिससे जल स्रोतों में डालने से पहले क्या किया जाता है, उनको उपचारित किया जाता है। यहाँ विभिन्न भौतिक तथा जैविक विधियों द्वारा वाहित मल का उपचार किया जाता है। इस कार्य हेतु अनेक विशाल टैंक या कक्ष बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है जैव गैस उत्पादन। ये क्या होता है जैव गैस उत्पादन, तो कुछ जगहों पर खाद एवं जैव गैस निर्माण हेतु वाहित मल व अन्य जैव निम्नीकृत अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो वाहित मल और जैव निम्नीकृत पदार्थों के उपचार करने से हमें जैव गैस भी क्या होती है, प्राप्त होती है। थैंक यू।